मेरा नाम रिजवाना है। मैं एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती थी। मेरा ससुराल बहुत खाता पीता और अच्छे घराने से था और फ़ौरन ही मुझे सारी घर की सारी ज़िम्मेदारी दे दी गई थी क्योंकि मैं घर की सबसे बड़ी बहू थी। और अल्लाह पाक ने फिर मुझे 2 बच्चों से नवाजा, एक बेटा और एक बेटी। दिन रफ्ता रफ्ता ऐसे ही गुजरते गए। जब मेरा बड़ा बेटा जवान हो गया और मैंने उसकी शादी करवा दी, लेकिन उसकी पहली शादी में इतना अजीब वाक़या हुआ था कि मैं उसे भूल जाना चाहती थी। लेकिन आज उसकी दूसरी शादी थी। मुझे यकीन था कि वो मेरे बेटे का ख्याल ज़रूर रखेगी। मेरा बेटा बहुत कमा रहा था, खुश इखलाक और बहुत ही खूबसूरत था। वो इस खानदान का वाहिद सहारा था जो अच्छा कमाता था, इसलिए किसी को भी ये बात अजीब नहीं लग रही थी कि उसकी दूसरी शादी इतनी जल्दी हो रही है। पर मेरा दिल धक धक कर रहा था। रात जैसे जैसे नज़दीक आ रही थी, मेरा दिल भी उतनी ही तेज़ी से धड़क रहा था और मैं फ़िक्रमंद हो रही थी। मेरी बेटी को भी इस बात का पता था और वो भी मेरी ही तरह फ़िक्रमंद थी। वो बोली कि अगर आज भी ऐसा ही हुआ तो फिर क्या होगा? मैंने कहा, अपने मुंह से कुछ अच्छा निकालो। मैं पहले से ही परेशान हूँ। अब तो सब मेहमान भी आ गए हैं। पिछली बार कोरोना की वजह से काफ़ी लोगों को नहीं बुलाया था, लेकिन इस शादी में सभी रिश्तेदार बहुत गुस्से के साथ आए थे। इसलिए लोग पिछली शादी के बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे और ये भी नहीं जानते थे कि ऐसा क्या हुआ कि उन्हें फिर से शादी करनी पड़ी। मेरा बेटा भी खुश था, कोई मसला नहीं था, क्योंकि उसकी ये बीवी पहली बीवी से कहीं ज़्यादा खूबसूरत थी और उम्र में भी छोटी थी, तो उसे तो खुश होना ही चाहिए था। सर्दी का मौसम था, ज़्यादातर मेहमान घर में ठहरे हुए थे। बाहर नाच गाना चल रहा था, लोग आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। मैंने अपनी देवरानी से कहा, दुल्हन दूसरे शहर से आई है, बहुत थक गई होगी, मुझे लगता है उसे दूल्हे के कमरे में नहीं भेजना चाहिए। मेरी देवरानी ने कहा, तो क्या हो गया है? उनकी अभी अभी शादी हुई है और तुम हो के उनकी रात खराब करना चाहती हो। मानती हूँ शादी में थकावट हो ही जाती है, लेकिन नया खून है, कॉफी शाफी पिला दो, फ्रेश हो जाएंगे और फिर सुबह रिसेप्शन भी तो है। मैं बोली, वो थक जाएगी बेचारी। मेरी देवरानी ने कहा कि आजकल कोई भी इतना नहीं थकता, लड़कियों को तो अपनी शादी का बहुत शौक होता है, उसे अपने बेटे के कमरे में भेज दो। अब रात के 1 बज गए हैं, सुबह उठकर तैयार भी तो होना है। मुझे नहीं पता कि तुम इतना टाइम क्यों लगा रही हो, सभी रस्में हो चुकी हैं, हर कोई नाच गाना गाकर थक गया है, बेचारी दुल्हन भी कमरे में जाना चाहती है। मेरी देवरानी तो वैसे भी बाल की खाल निकालने में माहिर थी, सबसे छोटी थी, लेकिन उन्होंने मुझे ही अपनी बातों में लगा दिया और फिर उसने खुद ही कहा कि अब दुल्हन कमरे में जाएगी। दुल्हन को कमरे में ले जाया गया, बाकी सबको कमरे से निकाल कर मैं थोड़ी देर दुल्हन के पास ही बैठ गई। मैंने कहा, बेटा तुम अपने खानदान में सबसे बड़ी हो, तुम बहुत ही खूबसूरत लड़की हो, इसलिए मैं तुम्हें पसंद करके लाई थी। देखो बेटा, जब शादी होती है तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें पसंद नहीं आती, लेकिन मेरी बच्ची तुम थोड़ा सब्र करना। उसने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कह रही हैं। मैंने कहा कि अगर मेरा बेटा कुछ उल्टी सीधी बात करता है तो उसकी बातों पर ध्यान मत देना, कमरे की बात कमरे में ही रखना, सुबह मुझे बता देना, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को सुलझाने की कोशिश करूंगी। मेरी बात सुनकर वो थोड़ा घबरा गई थी कि मैं कैसी बात कर रही हूँ। वो थोड़ा घबराई हुई सी बोली, फिर उसने कहा, ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगी, अब इस घर की इज्जत भी मेरी इज्जत है। मैं दुल्हन के कमरे से बाहर आ गई, सब अपने अपने बिस्तर पर सोने चले गए थे। घर में बहुत सन्नाटा था क्योंकि सब बहुत थक चुके थे, इसलिए सब सो चुके थे। सर्दी की रातें वैसे भी खामोश होती हैं, लेकिन मैं सो नहीं पा रही थी। बहुत देर बाद आखिर मैं सोने चली गई, लेकिन मेरी आंखों में नींद नहीं आ रही थी और मेरी आंखें बार बार घड़ी की ओर ही देख रही थी। काश सुबह जल्दी हो जाती तो मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाती। लेकिन जैसे ही 2:30 बजे मैंने एक जोरदार चीख सुनी और उसके बाद ही मुझे पता चल गया कि अब क्या होने वाला है। उसके बाद बार बार चीखें शुरू हो गई। ये एक लड़की के चीखने की आवाज़ थी और वो लड़की कौन हो सकती है मैं अच्छी तरह जानती थी। सभी मेहमान भी धीरे धीरे उठने लगे थे। अचानक मेरे बेटे के कमरे का दरवाजा खुला और मेरी बहू पागलों की तरह चीखती हुई बाहर भागी। उसे पता ही नहीं चला कि उसके पास तो दुपट्टा भी नहीं है, वो तो 2 कपड़ों में बाहर भागती हुई आई थी। वो घर से बाहर भाग जाना चाहती थी जब कुछ औरतों ने उसे पकड़ लिया और कहा, बेटा क्या हो गया, अपने आप को संभालो। सब उसको संभालने लगी, लेकिन वो बेहोश हो गई थी। जब कोई बेहोश होता है तो उस पर पानी के छींटे वगैरह मारे जाते हैं, लेकिन मेरी बहू पर तो पानी के छींटे मारने पर भी वो होश में नहीं आ रही थी। उसका पूरा जिस्म ठंडा पड़ गया था। उसे फौरन अस्पताल ले जाया गया। मैं उसे अस्पताल ले जाना नहीं चाहती थी क्योंकि फिर से वही तमाशा बन जाता, लेकिन और कोई चारा भी नहीं था। बेचारी बच्ची किसी भी तरह होश में नहीं आ रही थी।
اس کے ماں باپ کو بھی بلا لیا، انہوں نے بھی ایک دوسرے کے کانوں میں باتیں کرنا شروع کر دی۔ پتہ نہیں ہماری بیٹی کو کیا ہو گیا ہے، پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ وہ سب لوگ مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہے تھے، سوال ہی سوال تھے ہر طرف، اور میں بیچاری ہسپتال میں گھوم رہی تھی۔ میں نے گھر آ کر اپنے بیٹے سے پوچھنا چاہا کہ اب اس نے کیا کیا ہے، تو وہ کمرے میں ہی نہیں تھا، اس کا فون بھی بند تھا، کمرے کی حالت بالکل نارمل تھی، کوئی بھی ایسی حرکت نہیں لگ رہی تھی کہ جیسے کوئی چیز ٹوٹی ہوتی یا اس نے اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھایا ہو۔ لوگوں کے سوالوں سے بچنے کے لیے شاید میرا بیٹا وسیم کہیں چلا گیا تھا۔ فی الحال تو مجھے بہو کی فکر تھی۔ میں ہسپتال واپس آ گئی۔ 3 گھنٹے میں ہسپتال والوں نے میری بہو کو چھٹی دے دی۔ میری بہو ہمارے گھر نہیں آنا چاہتی تھی، وہ بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی، لیکن اس کی ماں نے اسے سمجھایا کہ تمہارے سسرال ہی چلتے ہیں، نہیں تو لوگوں کو میں کیا جواب دوں گی، لوگ طرح طرح کی باتیں بنائیں گے۔ میں نے بھی اپنی بہو کو سمجھایا، صبح منہ دکھائی کی رسم پوری ہو جائے پھر اپنی ماں کے گھر چلی جانا، میں تمہیں نہیں روکوں گی۔ میری بات سن کر میری بہو غصے میں آ گئی اور بولی، بھاڑ میں گئی آپ کی رسمیں، میں آپ کے گھر میں ایک پل کے لیے بھی نہیں رکوں گی، میں اپنے گھر جاؤں گی، اور مجھے اپنے گھر جانے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے، نہ کوئی قانون۔ میں ایک پڑھی لکھی لڑکی ہوں اور مجھے اپنی زندگی اپنے طریقے سے جینے کا حق ہے، مجھے آپ کے بیٹے کے ساتھ ایک منٹ بھی نہیں رہنا۔ میری بہو نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا۔ میں چپ چاپ آنکھوں میں آنسو لیے اسے دیکھتی رہی۔ یہ تو پہلے بھی ہو چکا تھا جب وسیم کی پہلی شادی ہوئی تھی، میری پہلی بہو کے ساتھ بھی وہی ہوا تھا۔ وہ میری پسندیدہ لڑکی تھی، وہ میری بیٹی کی دوست تھی اور وہ اسے بہت پسند کرتی تھی، وہ اسے بہت خوشی کے ساتھ گھر لے آئی تھی۔ ان لوگوں نے ہماری بہت عزت کی تھی، وہ ایک امیر باپ کی بیٹی تھی، وہ بہت اچھی لڑکی تھی، مجھے بھی اس کا گھرانہ اچھا لگا تھا۔ کچھ ہی دنوں میں نے محسوس کیا تھا کہ جیسے وہ وسیم کو پسند کرنے لگی ہے، اور شاید اسی لیے رشتہ بھیجا گیا تھا۔ لیکن شادی کے بعد اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ شادی کی پہلی رات وہ بھی چلاتے ہوئے کمرے سے باہر بھاگی تھی، اور اس کے بعد میرے بیٹے کی شکل دیکھنے سے بھی منع کر دیا تھا۔ میں نے اسے بہت سمجھایا کہ بیٹا اپنی زندگی کے بارے میں تو سوچو، لیکن اس نے کہا کہ میری زندگی تو برباد ہو گئی ہے، اور اب اس لڑکی کو بھی سمجھایا جا رہا تھا، لیکن وہ بھی کہہ رہی تھی، میں نے جب ایک دفعہ کہہ دیا کہ میں نے نہیں رہنا تو میں نہیں رہوں گی آپ کے بیٹے کے ساتھ۔ میرا بیٹا بھی کوئی جواب نہیں دے رہا تھا، پتہ نہیں کہاں چلا گیا تھا۔ لڑکی کا باپ بار بار کہہ رہا تھا کہ وسیم کو بلاؤ، ہم اس سے پوچھیں کہ اس نے ہماری بیٹی کے ساتھ کیا کیا ہے۔ وسیم گھر آ چکا تھا، سب اس پر سوالوں کی بوچھاڑ کر رہے تھے۔ وہ خاموش تھا، کچھ بھی نہیں بول پا رہا تھا۔ تھک ہار کر سب خاموش ہو گئے۔ لڑکی کے ماں باپ نے بھی وسیم کو برا بلا کہا اور دھمکا کر چلے گئے۔ وہ اپنی بیٹی کو بھی ساتھ لے گئے۔ اچھا خاصا تماشا ہو گیا تھا، سب مہمانوں کے سامنے ہماری ناک کٹ گئی تھی۔ لڑکی کے ماں باپ نے ہماری بےعزتی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، لیکن وسیم اپنے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں بول رہا تھا۔ وسیم کے ابو تو پہلے ہی اس دنیا سے جا چکے تھے، ساری بےعزتی مجھے اکیلے ہی سہنی پڑی۔ گھر میں جمع لوگوں نے بھی ہمیں اچھی خاصی باتیں سنا ڈالی تھی۔ لڑکی کی ماں تو قابو میں ہی نہیں آ رہی تھی، وہ بہت چیخ چیخ کر مجھے برا بلا کہہ رہی تھی، لیکن اس میں اس بیچاری لڑکی کی کیا غلطی تھی؟ آخر اس کی بیٹی کی زندگی تباہ ہو گئی تھی۔ آج خود کو بہت اکیلا محسوس کر رہی تھی میں۔ کاش وسیم کے ابو ہوتے تو اتنی جلدی ہمت نہ ہارتی۔ لوگوں کے تانوں کو میں اکیلے ہی سنتی رہی۔ وسیم بڑا تھا، وسیم سے چھوٹی میری ایک بیٹی تھی جو کالج میں پڑھتی تھی۔ سب لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے، وسیم کو لے کر طرح طرح کی کہانیاں بنائی جا رہی تھی۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ پتہ نہیں شاید وہ پاگل ہے، تو کوئی کہہ رہا تھا لگتا ہے وسیم دماغی مریض ہے، تو کوئی کہہ رہا تھا کہ پتہ نہیں اس نے نئی دلہن کے ساتھ ایسا کیا کیا کہ وہ اتنا زیادہ ڈر گئی۔ جتنی منہ اتنی باتیں تھی، لیکن میرے پاس ان سب کا کوئی جواب نہیں تھا۔ جب لوگوں کو اصل وجہ پتہ نہ ہو تو وہ خود ہی کہانیاں بنا لیتے ہیں، اور خود کی بنائی ہوئی الٹی سیدھی کہانیاں سچ سے کہیں زیادہ خطرناک ہوتی ہیں۔ لیکن مسئلہ تو یہ تھا کہ سچ تو مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ ایسا کیا تھا کہ سہاگ رات کو ہی میری بہویں میرے بیٹے کے کمرے سے چیختی ہوئی بھاگتی تھی۔ مجھے اس لڑکی نے بھی تو کچھ نہیں بتایا تھا۔ میں نے خود ہی اپنے من میں سوچا ہو سکتا ہے اس نے اپنے ماں باپ کو کچھ بتایا ہو۔ سچ جاننے کے لیے میں نے ان کے گھر فون کر دیا، بھلے ہی وہ ہم سے رشتہ ختم کر گئے تھے، لیکن انسانیت کے ناطے ہی میں نے اس کا حال چال لینے کے لیے فون کیا۔ فون لڑکی کی ماں نے اٹھایا تھا۔ میں نے پوچھا، آپ کیسی طبیعت ہے آپ کی بیٹی کی؟ میری آواز سنتے ہی وہ بھڑک گئی تھی اور بولی، میری بیٹی اب تک ٹھیک نہیں ہوئی ہے، خبردار جو آگے سے آپ نے فون کیا۔ یہ سب سن کر میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ میری پہلی بہو کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ میری بیٹی نے بتایا تھا کہ وہ کم سے کم 7 مہینے تک بیمار رہی تھی۔ آخر ایسا کیا مسئلہ تھا میرے بیٹے کو؟ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کیا کمی تھی کہ اس کی بیویاں اس سے ڈر کر بھاگ جاتی تھی؟ وسیم کی بات کروں تو وسیم بہت ہی سیدھا سادہ سا بچہ تھا، بچپن سے ہی کم بولنے والا تھا، لیکن اس کے اندر کوئی بھی عادت ایسی نہیں تھی
जो अब नॉर्मल हो। वसीम मेरी पहली औलाद थी। मैंने उसे बहुत ही लाड प्यार से पाला था, लेकिन मेरे इतना लाड प्यार देने से भी वो बिगड़ा नहीं था। हाँ, उसे अपनी खूबसूरती पर फख्र ज़रूर था। वो कहता मेरी खूबसूरती और पर्सनैलिटी पर सब मरते हैं। उसको पहनने ओढ़ने का बहुत शौक था। पढ़ाई में भी अच्छा था, नौकरी भी टाइम से कर ली थी। अपनी बहन के लिए भी एक जिम्मेदार भाई था। अपनी बहन बीना को कॉलेज लेकर जाता और वापस घर लेकर आता। घर में खर्च के लिए पैसे भी देता। कभी मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं करता। उसके दोस्त भी कोई ऐसे नहीं थे जो मैं कहती कि गलत संगत में पड़ गया है। कोई नशा वगैरह भी नहीं करता था। बस उसका एक ही दोस्त था जो सबसे अच्छा था, जो बाहरी मुल्क में रहता था। कभी कभी उससे फोन पर बात भी होती थी। मुझसे भी अपने दोस्त की बात करवाता था। कभी कभी मुझसे कहता मामा क्यों ना हम बीना की शादी उसी से कर दें, बहुत ही अच्छा लड़का है। सब कुछ नॉर्मल ही था, लेकिन ये जो 2 बार हुआ ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। पता नहीं मेरे बेटे में क्या कमी थी, ऐसा क्या करता था अपनी बीवियों के साथ कि वो भाग जाती थी। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। वसीम थोड़ा नॉर्मल हो चुका था। अब वो घर में थोड़ी बहुत बात भी करने लगा था। इस बार मैंने सोचा कि वसीम की तीसरी शादी करवाऊं और ऐसी लड़की से करवाऊं जो मुझे बताए कि आखिर सुहागरात के कमरे में वसीम ऐसा क्या करता है कि दुल्हन भाग जाती है। वसीम की दोनों बीवियों से तलाक हो चुकी थी। मैं ये भी चाहती थी कि ये जो बहू आए वो मेरे घर में ही रहे, यहाँ से भाग ना जाए। मैं किसी की जिंदगी बर्बाद करना नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं भी एक बेटी की माँ थी और मैं भी ये अच्छी तरह जानती थी तलाक का धब्बा एक लड़की के लिए कितनी बड़ी बदनामी होता है। मैं बहुत सोचने के बाद इस नतीजे पर पहुंची कि अपने बेटे की शादी एक शादीशुदा औरत से करूंगी, जिसकी पहले से शादी हो चुकी हो और वो तलाकशुदा हो या फिर बेवा हो। और जल्दी ही मुझे ऐसी लड़की मिल भी गई। लड़की वालों को भी शादी की जल्दी थी, इसलिए उन्होंने भी ज्यादा छानबीन नहीं की। लड़की कम उम्र थी, लेकिन बहुत ज्यादा खूबसूरत नहीं थी, बस ठीक ठाक थी। दुबली पतली सी लड़की थी। मैंने लड़की वालों को बताया कि मेरे बेटे की एक शादी हो चुकी है और मेरे बेटे की बीवी कुछ ही वक्त ही रही, फिर वो छोड़कर चली गई थी। थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़ा, क्योंकि सच बताने की हिम्मत मुझ में बिल्कुल नहीं थी। लड़की वाले शादी के लिए राजी हो गए थे। मैंने वसीम को लड़की की फोटो दिखाई तो उसने शादी से साफ इनकार कर दिया। बोला मुझे नहीं करनी शादी, इतनी आम सी शक्ल सूरत की लड़की है, मुझे उससे शादी बिल्कुल नहीं करनी। वसीम की बात सुनकर मैंने उसे डांटते हुए कहा था चुप हो जा, जिस तरह की तेरी हरकतें हैं, इन हरकतों के होते तो तेरी कभी भी शादी नहीं होनी। मैं एक माँ हूं ना, इसलिए सोचती हूँ कब तक बैठी रहूंगी और तेरा ध्यान रखूंगी। मेरे जाने के बाद कोई तो ऐसा हो जिसके साथ तू अपनी जिंदगी गुजार सके। बोलते बोलते मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरी आंखों में आंसू देखकर वसीम चुप हो गया, शादी के लिए रजामंदी दे दी और उठकर कमरे में चला गया। कहीं ना कहीं वसीम के दिल में चोर जरूर था, वो नजरें चुरा रहा था। लेकिन इस बार मैंने भी तय कर लिया था कि मैं सच जान कर रहूंगी। मैंने पहले ही सोच लिया था कि इस बार मैं लड़की को अपने भरोसे पर लाऊंगी, लेकिन उसे ये नहीं बताऊंगी कि पहले से उसकी बीवियां डर कर भाग गई थी। उसे प्यार से समझा दूंगी, उसे भरोसा दिलाऊंगी कि अगर कुछ ऐसी बात है तो मुझे बताएं, मैं इस मसले का हल निकालूंगी। पर इस बार शादी का प्लान बहुत ही सादगी से करने का था और फिर मैंने बहुत ही सादगी से वसीम की शादी कर दी। लड़की का नाम अस्मा था, बहुत ही प्यारी बच्ची थी। मेरी बेटी ने मना भी किया था कि मामा रहने दें, भाई को इनके हाल पर छोड़ दें, लेकिन मैंने उसे समझाया था कि बेटा हो सकता है तेरे भाई के साथ कुछ मसला हो जिसे सुलझाना हमारा फर्ज है। खैर शादी हो गई। इस बार मैंने ज्यादा मेहमानों को नहीं बुलाया था। घर में कुछ ही मेहमान थे जो कि मेरे रिश्तेदार नहीं बल्कि मेरे कुछ जानने वाले थे। मेरी कुछ सहेलियां वगैरह थी और उनकी फैमिली वाले थे। अस्मा को मैं वसीम के कमरे में ले गई। उसे बेड पर बिठाते हुए मैंने अस्मा का हाथ अपने हाथों में लिया और उसे हल्के से दबाते हुए बोली बेटा तुमसे बहुत ही जरूरी बात करनी है, बहुत ही ध्यान से मेरी बात सुनो। अस्मा मुझे देखने लगी कि भला ऐसी कौन सी जरूरी बात है जो अभी करनी है। मैंने उसको समझाते हुए कहा बेटा वसीम इस शादी के लिए राजी नहीं था, बहुत ही मुश्किल से मैंने उसे शादी के लिए तैयार किया है। हो सकता है मेरा बेटा कुछ अजीबोगरीब हरकतें करे, हो सकता है तुम्हें डराने की कोशिश करे जिससे तुम उसे छोड़कर भाग जाओ, लेकिन बेटा तुम्हें डरना नहीं है। जो भी हो तुमने सब कुछ मुझे बता देना है, बस तुम्हें उसके डराने धमकाने में या उसकी बातों में आने की जरूरत नहीं है। अस्मा ने मेरी बातों को सुनकर हाँ में सर हिला दिया था और अस्मा को आराम करने का बोलकर बाहर आ गई। मैं अपने कमरे में नहीं गई, बहरहाल मैं बाहर सोफे पर ही लेट गई। अस्मा को मैंने उसके कमरे में भेज दिया कि तुम जाओ सो जाओ, बहुत रात हो चुकी है। अस्मा कमरे में जा चुकी थी, लेकिन जाते जाते उसने कहा था कि आंटी आप जो भी कर रही हैं गलत कर रही हैं। आप भी हर मसले का हल सिर्फ शादी ही समझती हैं। आपको किसी की बेटी की जिंदगी को यूं बर्बाद नहीं करना चाहिए। अस्मा जा चुकी थी और मैं सोफे पर लेटी दिल ही दिल में अपने अल्लाह को याद कर रही थी और दुआ मांग रही थी कि या अल्लाह ये रात अच्छे से गुजर जाए।
बहुत ही खामोशी थी। ऐसा लग रहा था जैसे तूफान से आने की पहली खामोशी हो। घड़ी की टिक टिक भी मेरे सर पर हथौड़े की तरह लग रही थी। मैं अपने अल्लाह को मनाने में लगी हुई थी कि तभी वो हुआ जिसका मुझे डर था। अस्मा चीखते हुए बाहर आई थी और पागलों की तरह घर के बाहर भाग जाना चाहती थी। मैंने उसे जैसे तैसे समझाकर थोड़ा खामोश किया था। जब थोड़ा खामोश हुई तो बदहवासी में बोली कि आपको अपने बेटे की पहली मेडिकल जांच करवानी चाहिए थी। अगर आप ऐसा करवा लेती तो आपको और मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता। अस्मा तो बहुत ही जिम्मेदार थी, उसके पास तो कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। वो तो हर हाल में इस शादी को निभाने की सोच रही थी, लेकिन अस्मा ने भी इस रिश्ते को नहीं निभाया और वो वसीम कर छोड़कर चली गई। दूसरे दिन अस्मा के घर से फोन आया कि अपने बेटे से कहकर हमारी बेटी को तलाक दिलवा दो, नहीं तो हम ये काम अदालत से भी कर सकते हैं। सदमे की हालत में मैं फोन पकड़े वहीं सोफे पर बैठ गई। यानी कि अब वसीम को कोई मजबूरी में भी अपनाने के लिए तैयार नहीं था। पहले मैं जो बहुएं लाई थी वो अमीर घराने की और खूबसूरत पढ़ी लिखी थी, लेकिन अस्मा तो गरीब घराने की थी और बहुत ज्यादा खूबसूरत भी नहीं थी। अस्मा को मैंने पहले ही सब कुछ समझा भी दिया था और तब भी वो इतना ज्यादा बदहवास हो गई थी। आखिर ऐसी क्या कमी थी मेरे बेटे में? हम जो जहेज दुल्हन को देते थे, दुल्हन के घर वाले शादी के दूसरे दिन ही वापस कर देते थे। मैं तो जहेज भी नहीं लेती थी। फिर आखिर ऐसा क्या था कि ऐसे खूबसूरत पढ़े लिखे और अमीर लड़के को छोड़कर भी लड़कियां भाग जाती थी? मेरा दिमाग सोच सोच कर फटा जा रहा था। कैसे पता लगाऊं कि आखिर बात क्या है? वसीम भी अपने मुंह से कुछ कहने को तैयार नहीं था। जब भी इस बारे में कुछ बात करने की कोशिश करती तो वो उठकर बाहर चला जाता, मुझे बात करने का मौका ही नहीं देता। लेकिन अब मैं हर वक्त वसीम पर नजर रखने लगी थी, उसकी एक एक हरकत पर ध्यान देती। शायद कुछ तो ऐसा सबूत मिले जिससे मैं सच जान सकूं कि आखिर सच्चाई क्या है। लेकिन उसको देखकर कभी ऐसा लगा ही नहीं कि उसमें कुछ कमी भी है। एकदम नॉर्मल लड़कों की तरह था जैसे और लड़के होते हैं। मुझे कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। एक दिन तंग आकर मैंने वसीम के दोस्त को फोन लगाया, जिससे वसीम अपने दिल की सारी बातें करता है। मुझे वसीम के बारे में सब कुछ बताओ, उसने अपनी जिंदगी के बारे में तुम्हें जरूर कुछ ना कुछ बताया होगा। लेकिन ये सुनकर तो मैं हैरान हो गई कि उसने अपने दोस्त को अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया था। और बस यही बात मुझे बहुत अजीब लगी। क्या उसने अपने दोस्त को भी ये नहीं बताया कि मेरी 3 शादियां हो चुकी हैं और मेरी तीनों बीवियां मुझे छोड़कर भाग गई हैं? लेकिन उसने ये बात अपने दोस्त को नहीं बताई, जो कि उसका सबसे अच्छा दोस्त था। ये मुझे काफी अजीब लग रहा था। लेकिन शायद उसने इसलिए नहीं बताया हो क्योंकि वो शर्मिंदा होना नहीं चाहता होगा। शादी की रात ही बीवी का भाग जाना, वो भी 3 बीवियों का। धीरे धीरे 7 महीने और गुजर गए। घर में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन वसीम को लेकर मैं बहुत ज्यादा परेशान थी। ऐसा क्या था जो दुल्हन शादी की रात को ही भाग जाती थी? मैंने एक बार फिर से वसीम की शादी के लिए सोचा और इस बार मैंने ठान लिया कि सच्चाई जानकर ही रहूंगी। इस बार मैंने लड़की को सब कुछ बता दिया, कुछ भी नहीं छुपाया। और लड़की भी किसी ऐसे घर से लाई थी जिसे शादी की सख्त जरूरत थी, क्योंकि ये लोग बहुत ही गरीब थे और उसके घर में उसके 3 छोटे भाई थे। मैंने कहा तुम्हारे तीनों भाइयों की पढ़ाई की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है और शादी में भी आप लोगों को कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। लड़की को तो मैंने राजी कर लिया था, लड़की के माँ बाप भी राजी हो गए, लेकिन मैंने ये बात लड़की के वालिदैन को नहीं बताई थी। लड़की थोड़ी घबराई हुई थी क्योंकि मैंने शादी से पहले ही सारी बातें लड़की को समझा दी थी। पहले तो वो बहुत ज्यादा डर गई, फिर खुद को संभालते हुए बोली कि कुछ भी हो मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। मेरी वजह से भाइयों की जिंदगी बनती है तो इसमें बुराई क्या है? जो कुछ भी होगा उसे बर्दाश्त कर लूंगी, और वैसे भी सारा कुछ औरतों को ही बर्दाश्त करने पड़ते हैं। लड़की जिसका नाम मारिया था पहले ही गरीब घर की थी, लेकिन बहुत ही समझदार लगी मुझे। दिल ही दिल में मैं खुश हुई कि अगर मारिया मेरी बहू बनती है और मेरे घर में टिकी रहती है तो ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात होगी। समझदार होने के साथ साथ मारिया बहुत ही खूबसूरत भी थी। इस बार शादी घर में हुई थी, सब कुछ ठीक था। और हैरानी की बात तो ये थी कि रात भी गुजर चुकी थी और सुबह हो चुकी थी। सुबह होते ही मैंने कमरे का दरवाजा खटखटाया, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। मैं बहुत ज्यादा परेशान थी, कोई दरवाजा नहीं खोल रहा था। थोड़ी देर बाद कमरे की दूसरी चाबी लेकर आई और मैंने खुद ही दरवाजा खोला। कमरे के अंदर का मंजर देखकर मेरी चीख निकल गई क्योंकि मेरी बहू बेहोश पड़ी थी। वसीम कमरे में कहीं भी नजर नहीं आ रहा था, शायद बाथरूम में था। मैंने जल्दी से डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने कहा कि वो सिर्फ डर की वजह से बेहोश हुई है, उसके जिस्म पर किसी भी तरह के कोई चोट के निशान नहीं है। वसीम के चेहरे से भी फिक्र नजर आ रही थी। ऐसा लगता था कि जैसे वो भी परेशान है इन सब हालातों से। अच्छे से चेकअप करने के बाद और कुछ दवाइयां देकर डॉक्टर साहब चले गए थे। डॉक्टर ने कहा था कि मारिया को जल्दी ही होश आ जाएगा।
वसीम भी तैयार होकर अपने ऑफिस के लिए निकल गया था। मैं मारिया के पास ही बैठी रही। थोड़ी देर में उसने आंखें खोल ली थी। होश में आते ही वो बाहर की तरफ भागी थी, ये कहते हुए कि मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे अपने घर जाना है, अपने वालिदैन के पास। मैंने मारिया का हाथ पकड़ लिया। मारिया, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैंने तो तुम्हें सारी सच्चाई बता दी थी और तुम मान भी गई थी। फिर तुम क्यों कह रही हो? लेकिन मारिया मेरी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। रोते हुए बोली, आंटी जी मुझे माफ़ कर दो, मैं मजबूर हूँ, मैं यहाँ नहीं रह सकती। आप बेफिक्र रहें, मैं अपने वालिदैन को कुछ नहीं बताऊंगी, सब कुछ हैंडल कर लूँगी। बस आप मुझे इस घर में रहने को ना कहें। लेकिन मारिया मुझे बताओ तो सही, आखिर ऐसा क्या हुआ था? मैं सच जानना चाहती हूँ। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम वसीम की सच्चाई मुझे ज़रूर बताओगी। वसीम के बारे में मैं सब कुछ नहीं बता सकती। अगर मैंने वसीम के बारे में बोला तो वो मुझे जान से मार डालेगा। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है, लेकिन वसीम मेरे भाइयों को भी नहीं छोड़ेगा। प्लीज़ मुझे जाने दे। उसकी आंखों में डर था और मैं उसे रोक न सकी। मारिया चली गई थी। मैं इंतज़ार कर रही थी कि अब कुछ ही देर में मारिया के माँ बाप का फ़ोन आने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। शायद मारिया ने अपने वालिदैन को कुछ नहीं बताया था। वसीम की तीनों बीवियों ने तो दूसरे दिन ही तलाक की मांग कर दी थी, लेकिन मारिया ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। उसका मतलब था मारिया अब भी मेरे बेटे की बीवी थी। मैंने सोचा कि अब मैं वसीम का चेकअप करा कर ही रहूंगी। अपने होशो हवास में तो वसीम ऐसा कभी भी नहीं करने देगा। इसलिए एक दिन मैंने वसीम के खाने में नींद की दवाई मिला दी। वसीम की गहरी नींद में जाते ही मैंने डॉक्टर को फोन कर दिया। डॉक्टर ने वसीम के कुछ सैंपल लिए और ये बोलकर चला गया, जैसे ही रिपोर्ट आती है मैं आपको बताता हूँ। डॉक्टर चला गया और फिर मैं बेसब्री से वसीम की रिपोर्ट का इंतजार करने लगी। अगले दिन डॉक्टर का फोन आया और उसने कहा वसीम एकदम नॉर्मल है, उसकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है। अगर वसीम नॉर्मल है तो शादी की पहली रात में उसकी बीवियां क्यों भाग जाती हैं? सोच सोचकर मेरा दिमाग फटने लगा। कुछ सोचकर मैं मारिया के पास गई। उसके वालिदैन ने मेरी बहुत इज्जत की। शायद उन्हें सच्चाई का पता नहीं था। उन्हें लगता था कि मैं उनकी बेटी को घर ले जाने के लिए आई हूँ। मुझे देखते ही मारिया समझ गई थी। वो हम लोगों के साथ ज्यादा देर नहीं बैठी और अंदर कमरे में चली गई। मैं भी उसके पीछे पीछे उसके कमरे में आ गई। मुझे देखते ही मारिया बोली, आंटी जी मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं आपके घर में नहीं रह सकती, फिर आप मुझे लेने क्यों आई हैं? मैंने उसको बहुत ही प्यार से अपने पास बिठाया और उसके सामने हाथ जोड़ते हुए बोली, मारिया मेरी उम्मीद की आखिरी किरण अब तुम ही हो। तुम ही मुझे बता सकती हो कि आखिर मेरे बेटे में क्या कमी है। एक मजबूर माँ तुमसे हाथ जोड़कर दरखास्त करती है, प्लीज मना मत करना। मेरी आंखों में आंसू और मेरे जुड़े हुए हाथ देखकर मारिया ने मेरे हाथों को थाम लिया और बोली, आंटी जी मैं मजबूर हूँ, मेरे सामने हाथ मत जोड़िए। जब मारिया किसी तरह सच्चाई बताने के लिए राजी नहीं हुई तो फिर मैंने मारिया से कहा, ठीक है तुम अपने मुंह से कुछ मत बताओ, मैं खुद अपनी आंखों से देख लूंगी, लेकिन तुम मेरी मदद तो कर ही सकती हो ना। तुम आज रात के लिए मेरे बेटे के कमरे में फिर से रुक जाओ, मैं सारी सच्चाई अपनी आंखों से देख लूंगी। पहले तो वो डरती रही, लेकिन मेरे बहुत समझाने पर कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हें कुछ नहीं होगा, वो मान गई थी। मैं मारिया को अपने घर ले आई। मारिया के वालिदैन ने बहुत ही खुशी से अपनी बेटी को भेजा। एक बार फिर से दुल्हन बनाकर मैंने वसीम के कमरे में बिठा दिया। वसीम को मैंने पहले ही फोन कर दिया था कि मारिया घर आ गई है, तुम भी ऑफिस से जल्दी आ जाना, आज मैं घर पर नहीं मिलूंगी, तुम्हारी खाला की तबीयत खराब है, वहां जा रही हूँ और रात भर वहीं रहूंगी। मेरी बात सुनकर वसीम ने सिर्फ हाँ में जवाब दिया था और फोन काट दिया था। मैं वसीम के कमरे में ही छुप कर बैठ गई। आज सब कुछ मैं अपनी आंखों से देख लेना चाहती थी। कुछ ही देर में दरवाजा खुला था और अंदर कमरे में वसीम दाखिल हुआ। उसने एक नजर सजी सवरी बेड पर बैठी मारिया पर डाली थी और बिना कुछ कहे बाथरूम में घुस गया था। डरी सहमी सी मारिया, ऐसा लग रहा था जैसे अभी उठकर भाग जाएगी। मैं भी सांस रोके बैठी थी कि तभी अचानक बाथरूम से किसी औरत के चीखने की आवाजें आने लगी। आवाजें सुनते ही मारिया बेड से नीचे उतरकर खड़ी हो गई थी। डर से वो थर थर कांप रही थी। मैं भी हक्का बक्का से खड़ी थी। अंदर तो वसीम गया था, फिर ये औरत की आवाज क्यों आई थी? तभी वसीम बाहर निकला और वसीम को देखते ही मैं बेहोश होते होते बची। उसने अपना हुलिया एकदम से बदल लिया था। उसने औरतों जैसे कपड़े पहन रखे थे, बहुत ही मेकअप कर रखा था, आंखों में जैसे खून उतरा हुआ था। तुमसे मना किया था ना मेरी जिंदगी में दोबारा मत आना, तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब तुम अपनी मौत की खुद जिम्मेदार होगी। बहुत ही भयानक हंसी हंसता हुआ वसीम मारिया की तरफ बढ़ा था। मारिया चीख मारती हुई मेरे पास आ गई थी। मैं भी बाहर आ गई थी और वसीम को रोकने की कोशिश कर रही थी। वसीम क्या हो गया है तुम्हें, तुम होश में तो हो? वसीम ने मुझे जोर से धक्का दिया था। कौन वसीम? रुखसार नाम है मेरा। मौका देखकर मारिया कमरे से बाहर गई थी
اس سے پہلے میرے پاس آتا میں بھی کمرے سے باہر نکلی اور کمرے کو باہر سے بند کر دیا۔ وسیم کی بھیانک ہنسی مجھے باہر تک سنائی دے رہی تھی۔ میں ڈری سہمی ماریا کو اپنے سینے سے لگائے رکھی تھی، حالانکہ میں خود بھی بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ وسیم مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا، اس نے مجھ سے کہا تھا اگر میں نے کسی کو کچھ بتایا تو وہ مجھے مار ڈالے گا، ساتھ میں میرے بھائیوں کو بھی۔ مجھے اور میرے بھائیوں کو بچا لو آنٹی جی، کچھ نہیں ہوگا ماریا، چپ ہو جاؤ، میں سب کچھ سنبھال لوں گی۔ میرا دماغ تھوڑا تھوڑا کام کرنا شروع کیا تو سب سے پہلا خیال میرے دل میں یہی آیا کہ شاید وسیم پر کسی بھوت کا سایہ ہے۔ ماریا کو میں نے اپنے روم میں ہی سلا لیا تھا۔ صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے میں نے اپنی فیملی ڈاکٹر کو فون کیا تھا۔ 9 بجے ڈاکٹر ہمارے گھر پر تھے۔ میں نے انہیں سارے حالات سے آگاہ کیا، ساتھ ہی میں نے ڈاکٹر سے یہ بھی کہا کہ مجھے لگتا ہے وسیم پر کسی بھوت کا سایہ ہے۔ میری بات سن کر ڈاکٹر نے کہا مجھے نہیں لگتا یہ کسی بھوت کا سایہ ہے، مجھے تو وسیم دماغی مریض لگتا ہے، اس پر پاگل پن کے دورے پڑتے ہیں۔ ایسے مریض کسی مووی یا کسی کہانی میں ڈوب جاتے ہیں اور اسی کے کریکٹر میں خود کو اتار لیتے ہیں۔ لیکن آپ ٹینشن نہ لیں، اس مرض کا علاج ہے، اپنوں کے پیار سے اور کچھ دوائیوں کے ذریعے مریض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تھوڑا ٹائم لگتا ہے لیکن مریض بالکل پوری طرح سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ نئی دلہن کو دیکھ کر وسیم پر پاگل پن کے دورے پڑ جاتے ہیں، اور یہ دورے وسیم کو کیوں پڑتے ہیں اس کا سراغ اس کے کمرے سے ہی ملے گا۔ ایک بار سراغ ہاتھ لگ جائے گا تو اس کا علاج ہم اچھے سے کر سکیں گے۔ ڈاکٹر مجھے تسلی دے کر چلے گئے تھے۔ ماریا جاگ چکی تھی۔ میں نے اسے ناشتہ کروایا۔ ناشتہ کرتے ہوئے وہ بولی کہ مجھے لگتا ہے اب مجھے اپنے گھر چلے جانا چاہیے۔ ماریا کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے میں بولی بیٹا سب سے پہلے تو تم مجھے آنٹی کہنا بند کرو، تم مجھے امی کہو، اور دوسری بات اب یہی تمہارا گھر ہے۔ اتنا سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد بھی آپ یہ کیسے کہہ سکتی ہیں؟ ماریا نے حیرانی سے پوچھا۔ میں نے ماریا سے کہا ابھی ڈاکٹر سے میری بات ہوئی ہے، وسیم بالکل ٹھیک ہو جائے گا، بس اسے تھوڑے سے پیار اور تھوڑی سی دیکھ بھال کی ضرورت ہے جو ہم دونوں مل کر اسے دیں گے۔ میرا یقین کرو وسیم بہت ہی اچھا لڑکا ہے، تمہیں بہت ہی پیار سے رکھے گا۔ میرے بہت دیر تک سمجھانے پر اور اپنے ماں باپ کے حالات کو دیکھتے ہوئے وہ مان گئی تھی۔ میں نے بہت ہی پیار سے ماریا کو سمجھایا تھا۔ مجھے امید کی کرن نظر آئی تھی کہ میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا، اس کا بھی گھر بس جائے گا۔ 10 بجے کے قریب وسیم کے دروازے پر کھٹ کھٹ کی آواز آئی تھی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا تھا۔ میں نے ماریا کو کمرے میں بھیج دیا تھا۔ وسیم ایک دم تر و تازہ تیار کھڑا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی ناراضگی سے بولا کیا ماما میرا دروازہ باہر سے بند کس نے کر دیا؟ مجھے آفس کے لیے لیٹ ہو رہا ہے۔ میں نے اس سے نارمل طریقے سے ہی بات کی تھی۔ بولی پتہ نہیں بیٹا کیسے بند ہو گیا، چلو تم ناشتہ کر لو۔ میں نے اس پر کچھ بھی ظاہر نہیں ہونے دیا۔ وسیم نے ناشتہ کیا اور آفس کے لیے نکل گیا۔ وسیم کے آفس نکلتے ہی سب سے پہلے میں وسیم کے کمرے میں گئی اور اس کے کمرے کی تلاشی لی۔ مجھے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی۔ سامنے ہی بیڈ پر مجھے کچھ کتابیں دکھی۔ سب کتابوں میں ایک ہی نام تھا، رخسار نام کی لڑکی تھی۔ شادی کی رات اس کے شوہر نے اسے کمرے سے دھکے دے کر باہر نکال دیا تھا اور اگلے دن دوسری دلہن لے کر آیا تھا۔ رخسار دھیرے دھیرے دماغی مریض بن گئی تھی۔ دلہن کو دیکھتے ہی اس پر دورے پڑنے لگتے تھے۔ اب تو کسی شادی میں دلہن کو دیکھتی تو اسے مارنے کے لیے بھاگتی تھی۔ رخسار کے سسرال والوں نے اسے پاگل کہا، اسے اس کی ماں کے پاس بھیج دیا تھا۔ دلہنوں کو دیکھ کر رخسار کا پاگل پن کم نہیں ہوا تھا اور رخسار کے کریکٹر میں ہی وسیم نے خود کو اتار لیا تھا۔ میں نے ڈاکٹر کو فون کر کے ساری بات بتائی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ لوگ بالکل بھی نہ گھبرائیں، میں کچھ دوائیاں دوں گا اور جو پڑھتا ہے وہ ساری کتابیں آپ روم سے باہر نکال دیں۔ دھیرے دھیرے پیار سے وسیم کو سمجھانا پڑے گا اور رخسار کے کریکٹر سے نکالنا پڑے گا۔ دھیرے دھیرے ڈاکٹر کی دوائیوں سے اور ماریا اور میری محنت سے وسیم ٹھیک ہونے لگا تھا۔ ماریا وسیم کے سامنے سادہ سی رہتی تھی، کوئی بھی بناؤ سنگار نہیں کرتی تھی۔ وسیم کے رویے میں بہت بدلاؤ آنے لگا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اب میں نے ماریا کے لیے پیار دیکھا تھا۔ ماریا کہیں بھی جاتی وسیم کی نگاہیں اس کا پیچھا کرتی تھی۔ وسیم کا علاج چلتے آج 4 مہینے ہو چکے تھے۔ ماریا نے جیسے محنت اور لگن سے میرا ساتھ دیا تھا اس کی میں قائل ہو گئی تھی۔ کوئی بہت ہی اچھے کام کیے ہوں گے جو مجھے ماریا جیسی بہو ملی۔ ماریا اب بھی میرے ساتھ میرے کمرے میں ہی سوتی تھی، لیکن آج میں نے سوچ لیا تھا کہ سب کچھ فائنل ہو جانا چاہیے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ اب وسیم بالکل ٹھیک ہو چکا ہے۔ میں نے ماریا سے کہا کہ آج تو انہیں آخری قدم اور اٹھانا پڑے گا، اس کے بعد تمہاری زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ ماریا میری طرف دیکھنے لگی۔ پھر میں نے اسے سمجھایا کہ ماریا آج تمہیں دلہن بن کر وسیم کے کمرے میں بیٹھنا ہوگا۔ میری بات سن کر وہ ڈر گئی تھی، لیکن پھر جلدی ہی سنبھل بھی گئی۔ شاید اسے بھی یقین تھا کہ وسیم اب ٹھیک ہو چکا ہے۔ وہ بھی وسیم کی پیار بھری نظروں کو سمجھ چکی تھی۔ ماریا تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، تم دروازہ کھلا رکھنا، دروازے کی باہر ہی میں کھڑی رہوں گی جب تک کہ تم دونوں کے بیچ میں سب کچھ ٹھیک نہیں ہو جاتا۔ جیسے ہی تمہیں کچھ غلط لگے تو فوراً باہر بھاگ آنا۔
رات کو وسیم کے آنے سے پہلے ہی میں نے ماریا کو دلہن کی طرح سجایا۔ وسیم کے بیڈ کو بھی بہت ہی خوبصورتی سے سجایا میں نے۔ وسیم کے آنے کا ٹائم ہو گیا تھا۔ میں نے ماریا کو بیڈ پر بٹھا دیا اور باہر آ گئی۔ تھوڑی دیر میں وسیم بھی آ چکا تھا۔ کھانا کھاتے ہوئے وسیم کی نگاہیں ادھر ادھر کچھ ڈھونڈ رہی تھی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ وسیم کسے ڈھونڈ رہا ہے، لیکن میں انجان بنی رہی۔ کچھ دیر میں وسیم خود ہی بولا، امی ماریا کہیں دکھائی نہیں دے رہی، کیا کہیں گئی ہوئی ہے؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، وسیم تم پہلے کھانا ختم کرو، اس کے بعد اپنے کمرے میں جاؤ تو تمہیں اپنے سوال کا جواب مل جائے گا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میرا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ اب پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، اللہ سب کچھ ٹھیک ہو۔ میں بھی وسیم کے پیچھے پیچھے چلی اور باہر گیٹ پر ہی رک گئی۔ میں اندر کان لگا کر سننے کی کوشش کر رہی تھی کہ اندر سب کچھ ٹھیک تو ہے۔ کھڑے کھڑے مجھے کافی دیر ہو گئی تھی، لیکن ابھی تک اندر خاموشی تھی، اور پھر کچھ ہی دیر میں مجھے ماریا اور وسیم کی سرگوشیاں سنائی دینے لگی، لیکن وہ پیار میں ڈوبی ہوئی سرگوشیاں تھیں۔ میں مسکرا دی، میرے اندر تک سکون اتر گیا۔ میں نے من ہی من میں اللہ کو شکر ادا کیا اور اپنے کمرے میں آ گئی اور سکون سے لیٹ گئی۔ صبح میری آنکھ دیر سے کھلی۔ جلدی جلدی اٹھ کر کچن کی طرف بھاگی تو ماریا کو کچن میں پہلے سے موجود پایا۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس کی جھکی ہوئی نظریں اور شرمیلی مسکراہٹ سے ہی میں پہچان گئی کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ میں نے پیار سے ماریا کے ماتھے کو چومتے ہوئے کہا، بیٹا تم اتنی صبح کچن میں کیا کر رہی ہو؟ ماریا تھوڑا شرمائی ہوئی بولی، امی جی وہ وسیم کو کافی چاہیے تھی، وہی بنا رہی تھی۔ ماریا کو کچن میں چھوڑ کر میں باہر ہال میں آ گئی اور صوفے پر بیٹھ کر میں نے آنکھیں بند کر لی۔ آج میرے وسیم کے اور ماریا کے جیون میں خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔